नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इवनिंग न्यूज। सबसे पहले रुख करते हैं पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर का। अनुराग वर्मा को पंजाब के नए मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव रहे वीके जंजुआ 30 जून 2023 को रिटायर हो गए हैं, जिसके बाद अब 1993 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग वर्मा को नई जिम्मेदारियों के साथ पंजाब का नया चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया है, जिसके बाद अनुराग वर्मा ने पंजाब के नए मुख्य सचिव का पदभार संभाल लिया है। पद संभालने के बाद अनुराग वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में पंजाब की कानून व्यवस्था सुधरी है और आगे भी सभी को साथ लेकर पंजाब में काम किया जाएगा। देखो, पंजाब के चैलेंजेस तुहाडे सामने ही ने, काफ़ी सारे ने, बट मानयोग सीएम साहब की गाइडेंस हेठ सारे ऑफिसर्स, सारे जिन्ने भी मुलाजम हैं उन्हों की टीम नूं नाल लैके साडी टीम चाहे वह आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स ने, चाहे डिफरेंट कैटेगरीज के ऑफिसर्स मुलाजम ने, सारिਆਂ 'ਚ बहुत टैलेंट है। उन्होंने मोटिवेट करके कोई यही जी प्रॉब्लम नहीं जिहदा हल ना लभ्या जा सके। जिवें तुसीं देखिया पिछले एक साल च लॉ एंड ऑर्डर कितना इंप्रूव किया, तो वो सारिਆਂ ਨੂੰ नाल लैके मोटिवेट करके मीडिया तो फीडबैक लैके पब्लिक के नुमाइंदियां तो फीडबैक लैके सारिਆਂ ਨੂੰ नाल लैके चलांगे तो सारिਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਚੋਂ कोई ना कोई हर चीज़ का हल निकल आंदा है, प्रोवाइडेड मंच नेक नीति ते ध्यानदारी होए। सेंटर ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ ਦਾ मतलब कई स्कीमां ਜਿਹੜੀਆਂ नहीं फंड भी रुके हुए हैं, जिस तरह पंजाब ਦੇ किस तरह ਦਾ ਤੁਸੀਂ करोगे और ताकि ਸਮੂਥ ਚੱਲ ਸਕੇ। पंजाब जिवें ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट हैगी है, बॉर्डर स्टेट हैगी है, देश का फूड ग्रेन बाउल है, तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ प्रॉब्लम्स ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ऑफिसर्स लैवल ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ तक मेरा रोल होएगा, ਅਸੀਂ सारिया प्रॉब्लम्स की प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे के की पॉइंट है, जे सेंटर का जिथे किते पॉइंट जस्टिफाइड होएगा उहदे मुताबिक मॉडिफिकेशन जे करनी पएगी वो देखांगे। पीएम मोदी के भोपाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दिए गए बयान के बाद से जहां एक तरफ पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है, वहीं पंजाब में भी इसे लेकर सियासी माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब में सिखों की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एसजीपीसी ने कहा है कि खालसा अलग कौम है और कोई कोड उस पर लागू नहीं हो सकता है। हमारे धर्म के अलग नियम हैं। देखो, जिहड़ा खालसा इहदी हस्ती जिहड़ी आजाद आ, नियारी वक्री अडरी दी हस्ती सतगुरु जी ने सानू वाकई कीती आ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ कोई कोड भी लागू नहीं होंदा। खालसे का अपना ही कोड है जिहड़ा गुरु साहब ने सानू वाकई कीता। ठीक है, यूनीफाइड सिविल कोड जिहड़ा ये मैं समझदा ये जिहड़ा बहुत पछाई ते ये यूनियन ऑफ इंडिया है, इत्थे ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटां आ, ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटां दा ਵੱਖ-ਵੱਖ कल्चर आ, ते जे भी इदां दा कोई फोर्स करांगे आपां जिद्दां यूनीफाइड सिविल कोड के तौर के उत्ते ते साडीआं रवायतां भी खत्म हो जाणगीआं, कल्चर भी खत्म हो जाणगे ते बहुत सारे लोकां दीआं भावना भी जिहड़ियां इंजर होणगीआं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨਰ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਲਿਖੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਭਰਾ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। रुक करते हैं अगली खबर का। 1 जुलाई यानी आज से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है, जो 30 अगस्त 2023 तक पूरे 62 दिनों तक चलेगी। श्रावण पूर्णिमा के दिन इसका समापन हो जाएगा। ऐसे में बाबा बर्फानी की यात्रा के शुरू होने के साथ ही आज पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ पहले दिन प्रथम आरती के साथ पूजा की गई। साथ ही इस साल सुरक्षित और सुचारू अमरनाथ यात्रा के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। अमरनाथ यात्रा 2023 यानी इस वर्ष तीर्थयात्रियों की संख्या अधिक होने की उम्मीद है। यात्रा के पहले दिन यानी आज ही 8000 से अधिक यात्री संभावित तौर पर पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। लिहाजा बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए प्रशासन ने भी कड़े इंतजामात किए हुए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। बाबा बर्फानी की यात्रा 1 जुलाई से शुरू है, जैसा कि आपको पता है। साथ ही देश के अलग अलग कोने से बाबा के दर्शन के लिए भक्त लगातार जम्मू पहुंच रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जो चौंका देने वाला है। दरअसल अमरनाथ यात्रियों के साथ फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसमें फर्जी पंजीकरण कर श्रद्धालुओं के साथ
ठगी की गई है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत कई राज्यों से आ रहे इन तमाम श्रद्धालुओं के साथ ये फ्रॉड हुआ है। अमरनाथ यात्रा के लिए फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। यात्रा के नाम पर ठगी के मामले में दर्ज हुआ ये मामला अब दिल्ली पुलिस को सौंपा जाएगा। बाबा बर्फानी की यात्रा आज से यानी कि 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तक हुई। तकरीबन 3.4 लाख लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराई। लेकिन इन सब के बीच इस बार पहली बार ऐसा देखा गया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर फ्रॉड किया गया है। देश के अलग अलग राज्यों से कई लोग आए जिनके साथ ये फ्रॉड जो है वो हुआ है। खास तौर पे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जो पंजीकरण करवाया जाता है उसको लेकर ये फ्रॉड किया गया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि तकरीबन जो आंकड़ा है वो 300 से ज़्यादा है जिन लोगों के साथ ये फ्रॉड किया गया है और पैसे जो है वो एजेंट की तरफ से लिए गए हैं। ये वो फेक रजिस्ट्रेशन है जो बाबा बर्फानी के नाम पर यहाँ पर पैसे इन लोगों से ऐंठे गए हैं। ये कहा जा रहा है कि देश के अलग अलग राज्यों से ये लोग आए हैं। खास तौर पे दिल्ली से ज़्यादा लोग आए हैं जिनके साथ ये ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। और जितने भी हम कागज़ आपको दिखा रहे हैं ये ऑनलाइन फ्रॉड के कागज़ हैं। जब ये लोग वहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाते हैं, जब ये RFID टैग के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो इनको साफ कह दिया जाता है कि आपके नाम की कोई भी रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर नहीं हुई है। अमरनाथ यात्रा में आने वाले कई रास्तों पर ई रिक्शा का भी इंतजाम किया गया है। ई रिक्शा के जरिए तीर्थयात्री करीब 5 किलोमीटर का सफर निशुल्क तय कर सकेंगे। जाहिर है इससे तमाम यात्रियों को राहत भी मिलेगी। हर साल हजारों तीर्थयात्री 45 किलोमीटर लंबे पहलगाम मार्ग या फिर छोटे 16 किलोमीटर लंबे बाल्टार मार्ग से पवित्र मंदिर तक आते हैं। पीछे जगह मिली थी वो कंजेस्टेड थी। उस पिछले हमारे पास रिक्शे लिमिटेड थे। इस पर रिक्शे की क्वांटिटी हमारी बड़ी है तो इस हिसाब से हमें जगह बड़ी लेनी पड़ी। और उसके बाद में क्या है कि अच्छा साइन बोर्ड से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और यात्रियों का भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला क्योंकि 2 मील से उनको यात्रियों को मेन प्रायोरिटी 2 मील से होती है। तो 2 मील पे से जो यात्री ऊपर से भवन से आते हैं तो उनको मेन प्रायोरिटी यहाँ से चाहिए। आप ये बताइए, एक यात्री को जो थका हुआ हारा हुआ ऊपर से आता है बाबा बर्फानी के दर्शन करके, तो उनको कितनी सहायता आपकी इस ई रिक्शा से? सर यहाँ पे घोड़े वाले हैं जो उनको बालटल छोड़ते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर तक उनको फ्री ई रिक्शा सेवा प्रोवाइड करते हैं। जो आदमी यात्री जहाँ पे रुके हुए हैं हम उनको वहाँ तक ड्रॉप करते हैं। अभी तक अगर आप देखिए एक माहौल के हिसाब से भी इसमें काफ़ी पर्यावरण, अगर हम देखें ई रिक्शा को है, ई रिक्शा में 0 पर्यावरण जो इफेक्ट होता है, तो उस हिसाब से भी कितना अच्छा सर्विस है। जैसे यहाँ क्लाइमेट के हिसाब से जो बैटरी रिक्शा कितनी चलेगी ये इको फ्रेंडली है। दूसरी गाड़ी चलेंगे तो प्रदूषण होगा, वो क्लाइमेट में वो डस्ट होगी। नहीं, ये इको फ्रेंडली है, इसमें कोई प्रदूषण नहीं है, कुछ भी नहीं है। साउंड कोई भी ध्वनि प्रदूषण कुछ भी नहीं है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत की तारीखें आ चुकी हैं। 20 जुलाई से सत्र शुरू होगा। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने शनिवार को यह ऐलान किया है। मॉनसून सत्र का समापन 11 अगस्त को हो जाएगा। सत्र कुल मिलाकर 23 दिनों तक चलेगा और 17 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। सरकार की मॉनसून सत्र को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश होगी। केंद्रीय मंत्री ने सभी विपक्षी पार्टियों से सार्थक चर्चा की अपील की है। साथ ही वहीं दूसरी तरफ विपक्ष मणिपुर और यूसीसी पर सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश करेगा। सत्र का आयोजन संसद की पुरानी बिल्डिंग में होगा और समापन नई बिल्डिंग में होगा। आपको बता दें, बीते 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। 27 जून को भोपाल में पीएम मोदी ने देश में यूसीसी की जरूरत को लेकर बयान दिया था। उसके बाद से लगातार पक्ष और विपक्ष के नेता इस मुद्दे पर अपने विचारों को रख रहे हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार में मंत्री और राज्य में कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि जब जब देश में चुनाव होते हैं तब तब केंद्र सरकार और बीजेपी असल मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे मुद्दों को लाती है। आगे उन्होंने कहा कि जब भी यूसीसी आएगा वो उसका समर्थन जरूर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पूर्व बहुमत की सरकार देश के अंदर है और जब जब चुनाव आते हैं
तब लोगों को मुद्दे से हटाने के लिए कोई ना कोई नया शगुफ्ता जो है वो केंद्र सरकार और भाजपा ले आती है। उसी तर्ज पर जैसे पहले इन्होंने पुलवामा के नाम पर वोट मांगा, उसके बाद आर्टिकल 370 के नाम पे वोट मांगा, राम मंदिर के नाम पे वोट मांगा, और अब पहले सिटीजन अमेंडमेंट बिल के नाम पर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करी, और अब जाकर जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक डिबेट छेड़ने का प्रयास देश के अंदर किया जा रहा है। और जो असली मुद्दे देश के अंदर है, अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पर है, जीडीपी देश की गिरती जा रही है, और खास करके अगर हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल के जो हक और हिमाचल को जो सहयोग केंद्र सरकार से मिलना चाहिए था, उसमें कोई सहयोग केंद्र सरकार को नहीं मिला है। हमारी बोरोइंग कैपेसिटी को केंद्र सरकार ने कम कर दिया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कम कर दिया है। 4,000 करोड़ रुपए का घाटा हिमाचल प्रदेश को उसकी वजह से हुआ है। इन चीजों पे तो सरकार और भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता कोई प्रतिक्रिया हिमाचल में देते नहीं है, मगर इस तरीके के मुद्दों को जो है वो भड़काने की कोशिश की जा रही है। हमने ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा हम इसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी जो है, हम कांग्रेस पार्टी का अभिन्न अंग है, और कांग्रेस पार्टी हमारे देश में एकता और अखंडता को आगे ले जाने में हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अपना योगदान दिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से देश का नाम ऊंचा कर दिया है। नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीत लिया है। उन्होंने 87.66 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ ये खिताब अपने नाम किया है। आपको बता दें, ये सीजन का उनका दूसरा डायमंड लीग खिताब है। इससे पहले उन्होंने दोहा डायमंड लीग में भी गोल्ड जीता था। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर नीरज चोपड़ा को जीत की बधाई दी है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने गैर संवैधानिक तरीके से आर्टिकल 370 को हटाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार ये खुद कहती है कि कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है, तो हजारों की संख्या में पत्थरबाजों का नाम देकर बेकसूर कश्मीर नौजवानों को सालों से जेल में बंद क्यों रखा हुआ है। 370 आर्टिकल जो हमारे मुल्क के लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक वादा किया था, एक कमिटमेंट की थी, ताकि जो जम्मू कश्मीर की एक खुसूसी शिनाख्त है उसको कायम रखा जाए। और एक समझ लीजिए एक उन्होंने वादा किया हुआ था पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने, जिस वक्त जम्मू कश्मीर ने बिला किसी दबाव, जोर ज़बरदस्ती इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया, हालांकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद। और आज 2019 में बीजेपी ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से इसको हटा दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की कई रूलिंग्स है इसमें, चाहे संपत प्रकाश हो, चाहे विजय लक्ष्मी झा हो, चाहे प्रेमनाथ कौल हो, उनके उसमें सुप्रीम कोर्ट की क्लियर रूलिंग्स है कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती जब तक कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खुद रिकमेंड न करे प्रेसिडेंट को। और इन्होंने जो सतपाल मलिक को जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी, यानी जो भी इन्होंने किया गैर कानूनी किया, गैर आईनी किया, उसके बारे में हम चीफ जस्टिस साहब का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि पिछले 4 साल से 370 का केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, उसकी कोई हेयरिंग नहीं हो रही। इसके अलावा हज़ारों की तादाद में हमारे लोग, खासकर हमारे जवान जो हैं, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त बंद पड़े हुए हैं। उनकी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, उनको खामखा किसी गुनाह के बगैर उनको सज़ा मिल रही है। अब रुक करते हैं अंतिम खबर की तरफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। यहां पर ग्वालियर में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को उखाड़ फेंका है, वहीं पंजाब के लोगों ने भी बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल को उखाड़ फेंका। आप सभी एक मौका आम आदमी पार्टी को जरूर देकर देखिए, आप भी मामा शिवराज और उनके चेले चपाटों को भूल जाएंगे। और अंत में मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं, जैसे दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को उखाड़ के फेंका,
जैसे पंजाब के लोगों ने बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल को उखाड़ के फेंका, एक मौका आप लोग आम आदमी पार्टी को देके देखो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इस मामा को भी भूल जाओगे और मामा के सारे इन चेले चपाटों को भी भूल जाओगे। भारत माता की। तो इवनिंग न्यूज में आज के लिए इतना ही। वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। अपने राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए देखते रहिए TV9 जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।